Now we discuss about the another very important topic, relationship between stress and strain for a loaded wire. एक वायर पर लगातार लोड बढ़ाते जा रहे हैं और जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं, स्ट्रेन में क्या चेंज आ रहा है ये डिस्कस करना है, और उस वायर में क्या चेंजेस आ रहे हैं, कैसे क्या, और उनके साथ ये पॉइंट्स डिस्कस करने होंगे। कई बार ये क्वेश्चन 5 मार्क्स तक में आ जाता है। ये सारे पॉइंट्स भी हमें डिस्कस करने पड़ जाते हैं। पॉइंट ऑफ प्रोपोर्शनल लिमिट, इलास्टिक लिमिट, परमानेंट सेट, यील्ड पॉइंट, ब्रेकिंग स्ट्रेस और अल्टीमेट स्ट्रेस। ठीक है, जैसे जैसे लोड बढ़ा रहे हैं एक्सटेंशन प्रोड्यूस हो रहा है इन अ वायर, और यहां पर एक ग्राफ प्लॉट करना है हमें। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन में क्लियर, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन में ग्राफ प्लॉट करना है। तो आप इस तरह देखें, जैसे वो स्प्रिंग बैलेंस हम लोग लेके चले थे, उसी के ऊपर है ये। अभी आप देखें इसमें कोई भी एक्सटेंशन नहीं है, पॉइंटर 0 पर है, और अब लोड लगाया। अब देखो एक्सटेंशन आ गया, लोड बढ़ाया, एक्सटेंशन आ गया, और लोड बढ़ाया और एक्सटेंशन आ गया, और लोड बढ़ाया और एक्सटेंशन आ गया। अब जैसे जैसे लोड बढ़ाते जा रहे हैं एक्सटेंशन आता जाता है। ठीक है, देखो एक्सटेंशन आ रहा है। ये सब कुछ अंडर द इलास्टिक लिमिट चल रहा है, और लेंथ प्रोपोर्शन में बढ़ रही है। जैसे लोड बढ़ाया फिर लेंथ बढ़ गई, जैसे लोड बढ़ाया फिर लेंथ बढ़ गई। तो ये जो ग्राफ प्लॉट करेंगे वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। O to A। ठीक है, और जैसे जैसे हम लोड कम करते जाएंगे लेंथ कम होती जा रही है। आप देख सकते हो लेंथ डिक्रीजेस। वापस अपनी पोजीशन पे आ गया। ठीक है, तो दिस ए पॉइंट, ये जो ए पॉइंट है दैट इज नोन एज पॉइंट ऑफ प्रोपोर्शनल लिमिट। पॉइंट ऑफ प्रोपोर्शनल लिमिट, स्ट्रेट लाइन एट द पॉइंट ऑफ प्रोपोर्शनल लिमिट मीन्स स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, एंड दैट इज नोन एज ए पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ प्रोपोर्शनल लिमिट या प्रोपोर्शनल पॉइंट इज नोन एज प्रोपोर्शनल पॉइंट। ठीक, फर्दर लोड और बढ़ाया थोड़ा सा तो ये बी पॉइंट आ गया। अब भी अनलोड करेंगे तो ओ पॉइंट पे आ जाएगा। इसका मतलब बी इज द इलास्टिक पॉइंट, इलास्टिक लिमिट। ओ टू बी इज द इलास्टिक लिमिट। ओ टू बी इज द इलास्टिक लिमिट मतलब ये है कि जैसे जैसे वापस करेंगे वापस आ जाएगा। तो बी हो गया अब इलास्टिक लिमिट, ये पॉइंट ऑफ प्रोपोर्शनल लिमिट हो गया, और बी पॉइंट हो गया इलास्टिक लिमिट। दिस बी पॉइंट इज द इलास्टिक लिमिट। ये प्रोपोर्शनल पॉइंट हो गया, यहां तक इलास्टिक लिमिट है ये। वापस इसी पोजीशन पे आ जाएगा। लेकिन अगर आपने बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट थोड़ा सा लोड और बढ़ा दिया, सपोज इसकी लिमिट 500 ग्राम है, आप देख सकते हैं 500 ग्राम जो लिखा हुआ है वो कितना है 500 ग्राम। देखो यहाँ तक ये 500 ग्राम है, केवल 0 to 500 ग्राम। अगर आपने
550 ग्राम कर दिया, क्या हो गया, बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट चले गए हम लोग, तो वायर इस तरह हो जाएगा, ये कर्व आ जाएगा सी पॉइंट। अब अगर अनलोड भी कर दें सारा, एक एक करके आप सारा लोड हटा भी दो, तब भी वायर ओपन नहीं आएगा, ये परमानेंटली डिफॉर्म हो गया है वायर। ओडेस आ गया, वापस ओपन नहीं आया, ओडेस आ गया, यानी परमानेंटली ये डिफॉर्म हो चुका है। इसको कहते हैं परमानेंट सेट। अब ये वायर परमानेंटली डिफॉर्म हो चुका है। अब सी पॉइंट तक जो आपने लोड बढ़ा दिया है, और अगर आपने उसको अनलोड नहीं किया तो वायर का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा डी पॉइंट तक। सी पॉइंट इज नॉट एज यील्ड पॉइंट। विदाउट इंक्रीजिंग ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेन कंटिन्यूअसली इंक्रीजेस, वायर का फ्लो स्टार्ट हो गया है, दैट्स वाई सी पॉइंट इज कॉल्ड यील्ड पॉइंट। ये यील्ड पॉइंट कहलाएगा। वायर पतला होना स्टार्ट हो जाएगा, फ्लो स्टार्ट हो रहा है। एंड सी एंड डी दैट इज नोन एज प्लास्टिक रेंज। ये इसका प्लास्टिक बिहेवियर कहलाता है, सी टू डी। तो ये यील्ड पॉइंट हो गया। अब अगर आपने लोड थोड़ा फर्दर और इंक्रीज कर दिया, ठीक है, लोड थोड़ा सा और बढ़ा दिया, अब यहां से वायर ब्रेक हो जाएगा। ये जो डी पॉइंट है, ई पॉइंट कहलाएगा, ब्रेकिंग पॉइंट। Regarding stress known as breaking stress, or it is also known as ultimate stress. Known as ultimate stress or breaking stress. समझ गए? बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके ऊपर। जैसे कई बार प्लास्टिक की डोरी आती है, इस पर कपड़े सुखाया करते हैं। सपोज उस प्लास्टिक की डोरी की रेंज है 25 kg। आप उस पर जो गीले कपड़े टांगोगे, अगर 25 kg तक हैं, जैसे आप लोड बढ़ाएंगे तो एक बार को तो यूं हो जाती है, वो स्ट्रेट एकदम थी, स्ट्रेट आपने टाइट करके बांध रखी है दो फिक्स्ड पॉइंट के बीच में। जब आप लोड बढ़ा देंगे तो यूं हो जाएगा, ऐसे बढ़ गई होगी लेंथ। फिर सूखने के बाद जैसे आप उतार दोगे, वो दोबारा फिर स्ट्रेट हो जाएगी, क्योंकि एवरीथिंग अंडर द इलास्टिक लिमिट, तो वापस ओ पे आ जाएगी। किसी दिन आपने 26 किलोग्राम डाल दिए कपड़े, जब सारा हटाओगे वापस तो आएगी, लेकिन अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में नहीं आएगी, थोड़ी सी लेंथ उसकी बढ़ जाएगी। दैट इज परमानेंट सेट। यानी वो स्ट्रिंग ऑफ वायर, प्लास्टिक की डोरी परमानेंटली डिफॉर्म हो गई, परमानेंटली डिफॉर्म हो चुकी है। और अगर आपने ऐसी लोड पड़ा रहने दिया उसके ऊपर, बारिश हो गई और गीले हो गए, ऐसे 2-4 दिन पड़े रहे, तो उसका फ्लो स्टार्ट हो जाएगा और बढ़ती रहेगी धीरे धीरे। और बढ़ती रहेगी तो आपको पता है, अगर वायर बढ़ रहा है, डोरी बढ़ रही है, तो पतली होना स्टार्ट हो जाती है। और ये कई महीनों तक चलता रहा ऐसे ही। फिर कभी आपने 26 से भी ज़्यादा डाल दिया, तो आपने देखा होगा डोरी टूट जाती है, तो उसका ब्रेकिंग पॉइंट आ जाता है। तो लगातार पतली होती जा रही तो कमज़ोर होती जा रही है, तो उसका एक दिन ब्रेकिंग पॉइंट आ जाता है और वो डोरी टूट जाती है।
ऐसे आप चारपाई में देखो, जो चारपाई होती है ना, उसमें भी आपने देखा होगा इसमें इतना पोर्शन जो होता है ना, ये तो बिनाई होती है उसमें, और यहां पर एक दूसरी डोरी बांधी जाती है ऐसे, आपने खूब टाइट बांध दी उसको। और इस चारपाई की लिमिट है सपोज 200 kg, 200 kg के लोग इस पर बैठते रहेंगे, मान लो 50-50 के 4 बैठ गए, तो आज चारपाई नीचे से देखोगे तो चारपाई उसका यूं हो जाती है, ऐसी शेप आ जाती है। लेकिन जब वो चारों लोग उठ जाएंगे फिर सीधी हो जाएगी। कभी हो सकता है 4 लोग ऐसे आ गए जिनका वेट जो है 200 kg से ज़्यादा है, बैठे हैं ताश खेल रहे हैं। अब जब वो उठेंगे तो 4 घंटे बाद थोड़ा सा ये लेंथ बढ़ चुकी होगी, हल्की सी इसमें यूं आ गई होगी, ऐसे कभी 5 आ गए, कभी 4 आ गए, कभी 5 आ गए, ऐसे उस पर बैठते रहे तो ये लगातार ढीली होना स्टार्ट हो जाती है, लगातार ढीली, और ये डोरी बढ़ती रहती है। फिर दोबारा टाइट करते हैं, इतनी लेंथ बढ़ गई, फिर कभी ऐसा ही हुआ। लेकिन तुमने देखा होगा ये जो डोरी बांधी जाती है वो पतली होना स्टार्ट हो जाती है। कुछ महीनों बाद ऐसे चलता रहा, दरवाजे पे पड़ी है चारपाई, कोई भी आके बैठ जाता है। एक दिन ऐसा आता है कि ये टूट जाती डोरी, ये डोरी टूटी, यहां कुछ नहीं होता, ये टूट जाती है। क्यों टूटी? क्योंकि ब्रेकिंग पॉइंट आ गया उसका, इसलिए टूट गई। समझ गए? तो ये बड़ा प्रैक्टिकल है, इट्स वेरी कॉमन। और इसी बिहेवियर के ऊपर हम लोग मटेरियल को फर्दर क्लासिफाइड कर सकते हैं, फर्दर क्लासिफाइड कर सकते हैं। देखो कैसे, अब कैसे क्लासिफाई करेंगे देखें आप इसको। पहला केस लेके चल रहे हैं डक्टाइल। Those materials which can be drawn into wires, sheets, that is known as ductile, not easily breakable. सिंपल सी जान लो, नॉट इजीली ब्रेकेबल। जैसे कॉपर वगैरह की वायरिंग होती है, वो इजीली ब्रेकेबल नहीं होती है। और ऐसा क्यों होता है? उसका रीजन है क्योंकि उसकी प्लास्टिक रेंज ज़्यादा होती है। मतलब उसकी जो ये पोर्शन है वो बड़ा होता है, ब्रेकिंग पॉइंट वेरी फार अवे फ्रॉम द यील्ड पॉइंट। ठीक है, नॉट इजीली ब्रेकेबल। अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं डक्टाइल का तो इस तरह ग्राफ बनेगा। स्ट्रेस ले लिया, इधर ले लिया हमने स्ट्रेन। लार्ज प्लास्टिक रेंज, ब्रेकिंग पॉइंट फार अवे फ्रॉम द यील्ड पॉइंट, इजीली ब्रेकेबल नहीं है। इसीलिए ऐसे मटेरियल्स शीट्स और वायरिंग में यूज करते हैं। समझ गए? तो इसी बिहेवियर के ऊपर हम लोग क्लासिफाई कर दिया किसको? डक्टाइल को। और अब लेके चल रहे हैं ब्रिटल। ब्रिटल, दोज मटेरियल्स इजीली ब्रेकेबल। और इजीली ब्रेकेबल कब होंगे? जब उनकी प्लास्टिक रेंज छोटी होगी। ब्रेकिंग पॉइंट वेरी क्लोज टू द इलास्टिक लिमिट। ब्रेकिंग पॉइंट, यहां ब्रेकिंग पॉइंट इलास्टिक लिमिट से बहुत दूर है। और ब्रिटल में क्या होगा? ब्रेकिंग पॉइंट वेरी क्लोज टू इलास्टिक लिमिट। ग्राफ इस तरह बनेगा।
अब देखो इसकी प्लास्टिक रेंज कितनी कम होगी, इलास्टिक लिमिट और ब्रेकिंग पॉइंट आ गया। ग्लास वगैरह होते हैं ना जो, वो इसी में आते हैं, इजीली ब्रेकेबल, क्योंकि बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट जाते ही वो टूटने के कगार पे आ जाते हैं, बिकॉज दे हैविंग वेरी स्मॉल प्लास्टिक रेंज। तीसरी कैटेगरी होती है इलास्टोमर्स। And there is no exact relation between stress and strain. हुक्स लॉ को ओबे नहीं करते, नो स्ट्रेट लाइन। ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ऐसा आएगा, जानो कैसे? जैसे रबर, और रबर को आप स्ट्रेच करो तो पहले बहुत कम फोर्स में खूब खिंच जाती है, जो ऐसे लगा खिंच गई, उसके बाद बहुत फोर्स लगाना पड़ रहा है और बहुत कम स्ट्रेस हो रही है, बहुत कम स्ट्रेन उसमें आ रही है, बहुत कम स्ट्रेच हो रही है। स्टार्टिंग में कम फोर्स खिंच गई, कम फोर्स में ज़्यादा खिंच गई, और फिर बहुत फोर्स में बहुत कम खिंच रही है। नो एग्जैक्ट रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, नो स्ट्रेट लाइन। बिल्कुल हुक्स लॉ को ओबे नहीं किया करते हैं। इस तरह देखें आप, स्टार्टिंग में बहुत कम फोर्स लगाया, कितनी खिंच गई, और फिर उसके बाद देखो कितना फोर्स लगाना पड़ा, देखो आप इतना आपने स्ट्रेस लगाया और स्ट्रेन कितनी कम आई। नो एग्जैक्ट रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो ब्रेकिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला आपको मिलेगा ब्रेकिंग स्ट्रेस, ब्रेकिंग फोर्स अपॉन एरिया। और ब्रेकिंग स्ट्रेस एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, किसी भी मटेरियल की कांस्टेंट क्वांटिटी है। अगर चेंज होगा तो क्या होगा, ब्रेकिंग फोर्स और एरिया चेंज कर सकते हैं। ब्रेकिंग फोर्स बढ़ जाएगा अगर हम एरिया बढ़ा दें, एरिया कम कर दें तो ब्रेकिंग फोर्स कम हो जाएगा। तो ब्रेकिंग फोर्स चेंज हो सकता है, एरिया चेंज हो सकता है, लेकिन ब्रेकिंग स्ट्रेस चेंज नहीं होगा। और एक पतली सी डोरी है, उस पर लोड लगाया तो ब्रेक हो सकती है, और मोटी डोरी होगी तो इतनी जल्दी ब्रेक नहीं होगी। क्यों? जबकि उस मटेरियल के लिए ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, आपने एरिया बढ़ा दिया तो उसी प्रोपोर्शन में लोड बढ़ा सकते हैं आप। मतलब जिस प्रोपोर्शन में आपने एरिया बढ़ाया उसी प्रोपोर्शन में ब्रेकिंग फोर्स बढ़ जाएगा, बट ब्रेकिंग स्ट्रेस रिमेन्स कांस्टेंट। क्लियर? नाउ वी डिस्कस अबाउट द इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट, इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट का मतलब है कि आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स बॉडी रीगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, बट आफ्टर सम टाइम देयर इज सम डिले, दैट इज नोन एज इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। आपने फोर्स लगाया, बॉडी डिफॉर्म हो गई, डिफॉर्मिंग फोर्स आपने रिमूव कर दिया, इसके बावजूद भी बॉडी इमीडिएटली वापस नहीं आई, इट टेक्स सम टाइम, डिले हो गया। वापस तो आ गई लेकिन डिले हो गया, तो उसे बोलते हैं इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। एक और टर्म यहां यूज होता है, इलास्टिक फटीग।
और फटीग आपको पता है, थकावट, ये एक प्रॉपर्टी है, ये शो करती है अगर आप किसी वायर को डिफॉर्मिंग फोर्स रिपीटेडली लगाते रहो, स्ट्रेच किया फिर छोड़ दिया, स्ट्रेच किया फिर छोड़ दिया, फिर स्ट्रेच किया फिर छोड़ दिया, ऐसा करने पर जो इलास्टिक बॉडी है इट बिकम लेस इलास्टिक, इट लूज सम इलास्टिक बिहेवियर, इज लूज सम इलास्टिसिटी, बिकम लेस इलास्टिक, दैट इज नोन एज इलास्टिक फटीग. If we applied the force, a repeated force on a elastic body, it loses its elastic property, become less elastic, that is known as elastic fatigue. Less elastic हो गया. और ये परमानेंट प्रॉपर्टी नहीं है, ऐसा नहीं कि एक बार ऐसा हो गया तो परमानेंटली अब थक चुका है, ऐसा नहीं होता है, ये टेम्परेरी फेज हुआ करता है. इलास्टिक फटीग इज अ टेम्परेरी फेज, कुछ देर बाद फिर दोबारा से फ्रेश हो जाएंगे. एग्जाम्पल के तौर पे जानो, हियर वी कंसिडर टू आइडेंटिकल सिंपल पेंडुलम्स. आइडेंटिकल सिंपल पेंडुलम्स ले लीजिए, हर चीज लेंथ ऑफ द पेंडुलम सेम है, बॉब का मास सेम है, सब कुछ सेम है. इसको हमने नाम ए दे दिया, उसको दे दिया बी. दोनों इनिशियली रेस्ट में है और हमने अब ए को ऑसिलेट कराना स्टार्ट किया. ये ऑसिलेट हो रही है, आपने इसको पकड़ा, ऑसिलेट करा दिया, फिर पकड़ लिया, फिर ऑसिलेट, फिर रोक लिया, फिर पकड़ लिया, और लगातार इसको डिस्टर्ब करते रहे आप. ऑसिलेट किया फिर रोक लिया, फिर ऑसिलेट किया फिर रोक लिया, और लगातार आप इसको डिस्टर्ब करते रहे. ठीक है, और इसमें चलता रहा ऐसे ही. और उसके बाद क्या किया, दोनों ही पेंडुलम को एक साथ सेम एंगल से डिस्प्लेस कर दिया. अब इसको भी आपने डिस्प्लेस कर दिया. दोनों को एक साथ किया इस तरह और छोड़ दिया, दोनों ऑसिलेट करते रहे. और कुछ देर बाद आप देखोगे ए बी से पहले रुक जाएगा, इसके ऑसिलेशंस पहले खत्म हो जाएंगे इसके कंपैरिजन में. ऐसा क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या आ चुका है, इलास्टिक फटीग. ये थक गया है, इसमें थकावट आ गई, इट लूज सम इलास्टिक बिहेवियर, इसलिए ये थक गया और ये इससे पहले रुक जाएगा. दैट इज नोन एज इलास्टिक फटीग. और परमानेंट प्रॉपर्टी नहीं है, ये नहीं अब जिंदगी भर के लिए ये थक चुका है, ऐसा नहीं है. थोड़ी देर बाद फिर आप कराओगे. अब जैसे आप ये पहले रुक गया, कुछ देर बाद ये भी रुक गया, 5-7 घंटे बाद फिर आप आए, फिर आपने दोनों को बराबर एंगल से फिर आपने रिलीज किया, और उसके बाद आप देखेंगे दोनों बराबर टाइम पे रुकेंगे. ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है कि इलास्टिक फटीग परमानेंट प्रॉपर्टी नहीं है. ठीक, तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक थे यहाँ पर. हमने एक तो बिहेवियर डिस्कस किया या एक रिलेशनशिप डिस्कस की स्ट्रेस एंड स्ट्रेन में. उसके बाद इसके जो रिजल्ट आए, जो पॉइंट डिस्कस किए, उसकी हेल्प से हमने मटेरियल को फर्दर क्लासिफाई किया. पहला था डक्टाइल, ब्रेकिंग पॉइंट वेरी फार अवे फ्रॉम द इलास्टिक लिमिट, मीन्स लार्ज प्लास्टिक रेंज, नॉट इजीली ब्रेकेबल, जल्दी ब्रेक नहीं होंगे. ब्रिटल, very small plastic range, breaking point very close to the elastic limit. थोड़ा भी अगर आप बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट चले गए तो ब्रेक हो जाएंगे. और ग्लास सबसे आसान एग्जाम्पल है, यहाँ कॉपर स्टील सब इसी में आते हैं. फिर आता है कि इलास्टोमर्स. इलास्टोमर्स एक ऐसी कैटेगरी है जो कि हुक्स लॉ को ओबे ही नहीं करती.
नो स्ट्रेट लाइन। अगर हम ग्राफ प्लॉट करें स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं आएगा, इस तरह ग्राफ आएगा। स्टार्टिंग आपने बहुत कम स्ट्रेस दिया, लार्ज स्ट्रेन आ गया, थोड़े से फोर्स में ही, जैसे रबर ले लो आप, ज़्यादा खिंच जाएगी। और उसके बाद बहुत फोर्स लगाना पड़ रहा है तो बहुत कम स्ट्रेच हो रही है। तो कोई एक डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है स्ट्रेस और स्ट्रेन की, तो ये इलास्टोमर्स बन गई। रबड़ इसका एग्जाम्पल आ जाता है। ब्रेकिंग स्ट्रेस एक कांस्टेंट क्वांटिटी है उस पर्टिकुलर मटेरियल के लिए, चेंज होगा तो ब्रेकिंग फोर्स, और एरिया चेंज करेंगे तो ब्रेकिंग फोर्स चेंज होगा, लेकिन ब्रेकिंग स्ट्रेस कांस्टेंट क्वांटिटी रहेगी। इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट में हमने आपको बताया कि आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स बॉडी रीगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, बट आफ्टर सम टाइम देयर इज सम डिले, दैट इज नोन एज इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। लास्ट में हमने डिस्कस किया इलास्टिक फटीग। ये थकावट होती है, कोई भी इलास्टिक बॉडी है उसको लगातार आप डिस्टर्ब करते रहोगे तो ये अपने इलास्टिक बिहेवियर को लूज कर देगी, बिकम लेस इलास्टिक, और ये परमानेंट प्रॉपर्टी नहीं होती है। ओके